आज का व्लॉग इंतहाई दिलचस्प होने जा रहा है। भारत ने 1947 के बाद अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो सिर्फ एक थ्योरी पे चलाई है, वो है मंडल थ्योरी ऑफ कुतलिया। मंडल कहते हैं सर्कल को। चाणक्य कुतलिया की फॉरेन पॉलिसी को लेकर एक थ्योरी थी। उसका मतलब ये है कि जो आपके इमीडिएट जो नेबर हैं, मतलब भारत का इमीडिएट नेबर कौन है? पाकिस्तान है, चाइना है, भूटान है, नेपाल है। उस थ्योरी के मुताबिक ये आपके दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन ये जो आपके इमीडिएट जो नेबर हैं, इनके जो इमीडिएट नेबर हैं, मतलब ये है कि इन बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के पार जो ममालिक बैठे हुए हैं वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं। आपको उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए। और इंडिया ने वैसे ही किया है। पाकिस्तान के पार जो ममालिक हैं वो हैं अफ़गानिस्तान और ईरान, और जो भूटान के पार बैठा हुआ है मुल्क वो है श्रीलंका, और चाइना के पार जो है मंगोलिया, और इसी तरीके से नेपाल के पार जो मालदीव है। अब देखें, करीबी ममालिक के साथ इंडिया के ताल्लुकात बेहतर नहीं रहे, लेकिन जो उनके पार जो ममालिक हैं सबके साथ इंडिया ने अपनी पूरी तारीख में 1947 के बाद उनके साथ दोस्ती बनाने की पूरी कोशिश की है। उसमें कामयाबी हासिल हुई या नहीं हुई वो बात के काम है। अच्छा, तो ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि इंडिया, ऐसा लग रहा है कि ये जो पॉलिसी उसकी चली है फॉरेन पॉलिसी, इससे कोई यू टर्न लेने वाला है। उसकी कुछ वजूहात हैं। अब यू टर्न लेने के मुतालिक जो खबरें इंडिया से सामने आ रही हैं, सबसे पहले पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के मुतालिक खबरें सामने आ रही हैं। अब वहाँ से जो लीडर बयानात दे रहे हैं वो कोई आम लीडर नहीं हैं, वो कोई ऐसे मीडिया पर्सनस या फिर सिविल सोसाइटी के लोग नहीं हैं। मीडिया पर्सन से मुराद ये है कि वो अपना तज्जिया पेश कर सकते हैं और उनकी एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन हो सकती है कि उनको ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए। नहीं, वहाँ के जनाब साबिक रॉ चीफ हैं, उसके अलावा RSS सेक्रेटरी जनरल हैं और साबिक आर्मी चीफ हैं। अब उनमें जो 2-3 नाम सामने आए हैं वो हैं RSS के सेक्रेटरी जनरल होसाबले, एक ये नाम है। उसके अलावा साबिक रॉ चीफ हैं AS दौलत, उसके अलावा नरवाने बेसिकली ये तो रिसेंटली आर्मी चीफ गुजरे हैं। और उसके अलावा यह है कि बाकी भी कुछ नाम सामने है, लेकिन ये जो चीदा मेन नाम है वो हमने आपके सामने रखे हैं। इनका जो लुबे लुबाब है वो ये है कि पाकिस्तान के साथ जो पीपल टू पीपल ताल्लुकात हैं, नंबर 1, या फिर नंबर 2 जो ट्रेड वाले मामलात हैं, मतलब यह है कि ट्रेड को बहाल की जाए। अब जब ट्रेड बहाल होती है, पीपल टू पीपल जब ताल्लुकात बहाल होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो स्टेट लेवल के जो ताल्लुकात हैं वो सिफारतकारी के एंड के ऊपर अगर देखा जाए वहाँ पर भी तब्दीली आना शुरू हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान और भारत के मामलात को देखा जाए तो पीपल टू पीपल ताल्लुकात भी नहीं है। आज भी एक दूसरे को हॉस्टाइल नज़रों से देखा जाता है, दुश्मन की नज़रों से एक दूसरे को देखा जाता है। उसके अलावा यह है कि जो ट्रेड का मामला भी नहीं है। हालांकि 1.5 अरब आबादी का मुल्क है, दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है इंडिया, और पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है। दोनों के दरमियान $1 अरब की भी जनाब ट्रेड नहीं है, बल्कि 1 अरब की भी ट्रेड नहीं है। अच्छा, ये जो ताज़ा तरीन ये जो डेवलपमेंट सामने आई है, बल्कि बहुत बड़ी ये तब्दीली है। सवालात ये उठाए जा रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये जो ताल्लुकात बेहतर होने की खबरें सामने आ रही हैं, ख़ुसूसन भारत की तरफ से। भारत के साबिक आर्मी चीफ का बयान सामने आया, साबिक रॉ चीफ का बयान सामने आया, उसके अलावा RSS के सिटिंग सेक्रेटरी जनरल का बयान सामने आया कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल किए जाएँ। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? देखें, भारत की तरफ से हमेशा कोशिश की गई है, पाकिस्तान ने भी इसी तरह ही समझा है। पाकिस्तान ने भारत पर इल्ज़ाम लगाया है, बल्कि उनके जो अजीत दोवल हैं या फिर उनकी जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, उनके तो यूट्यूब पे अभी भी जाके आप बयानात भी देख सकते हैं कि हम डिप्लोमेटिक एंड पे पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, सिफारती महाज पे पाकिस्तान को तनहा करके रख देंगे। उसके ऊपर भी इंडिया को कामयाबी नहीं मिली। आज सिफारती महाज पे पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है? मशरिक और मगरब के दरमियान, मतलब ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो सुलह करवाने वाला, मुज़ाकरात करवाने वाला पाकिस्तान है। अगर भारत उसमें कामयाब हो चुका होता तो पाकिस्तान को बाईपास करके जो ये जो फोर्सेस हैं, ईरान है या अमेरिका है, ये मुज़ाकरात इंडिया में हो रहे होते। उसके अलावा ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो इंडिया के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं प्रॉक्सीज़ इस्तेमाल करने वाले, अच्छा ये बयानात भी अजीत दोवल के अभी भी आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। वो तो बरमला इस बात का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान पे हमें डायरेक्ट हमला करने की ज़रूरत नहीं है, हम उन्हीं के लोगों को उन्हीं के ख़िलाफ़ हम इस्तेमाल करने की अहलियत रखते हैं। ये उनके बहुत सारे सेमिनार्स में उनका बयान है। बल्कि उनके एक आर्मी चीफ हैं, गालिबन कोई सिख कम्युनिटी से हैं, उनका बयान भी अभी भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप जाके एज इट इज़ सर्च भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये है कि ये जो प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को आइसोलेट करने वाला या इंटरनली डिस्टेबलाइज करने वाला, या फिर ये जो RSS के सेक्रेटरी जनरल हैं होसाबले, इनके बकौल के पाकिस्तान को जनाब आइसोलेट कर देना है या पाकिस्तान को तोड़ देना है। ये टूट जाने का वर्ड बेसिकली ये जो होसाबले साहब हैं, RSS के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं। इन सब के बकौल पाकिस्तान किसी भी महाज के ऊपर नहीं लड़खड़ाया, पाकिस्तान को ना आइसोलेट किया गया है, कि करने में हमें कामयाबी मिली है, और
ना ही पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे कमज़ोर करने में हमें कामयाबी मिली है और ना ही वो जो ख्वाब है कि पाकिस्तान को तोड़ दिया जाएगा। आज भी इंडियन जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, ख़ुसूसन आरएसएस के जो सियासतदान हैं, बीजेपी की क़यादत में जो पले बड़े हैं, उनके आज भी यूट्यूब पे जाके आप देखेंगे उनके बयानात पड़े हुए हैं जो कि पाकिस्तान के इस तरह के मामलात के मुताल्लिक़ हैं कि उनको किस तरीके से आपने सिफारती महाज पे और अंदरूनी महाज पे उसको तोड़ना है, उसको ख़त्म करना है या उसको आइसोलेट करना है, उसको तन्हाई का शिकार करना है। अच्छा, ये तो पाकिस्तान और इंडिया के मामलात हैं। अच्छा, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। भारत की तरफ से पाकिस्तान के मुतालिक जो बयानात, अच्छे बयानात सामने आ रहे हैं, जो हमने तफसीलात आपके सामने रखती हैं, जिसमें वो साबिक आर्मी चीफ है उसका बयान सामने आया, जो सिटिंग आरएसएस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं होसाबले, उनका बयान सामने आया, एएस दौलत जो हैं साबिक राह चीफ हैं, उनका बयान सामने आया कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएँ। अब उनकी कुछ बड़ी वजूहात हैं। देखें, अखंड भारत एक ख्वाब था भारत का, उसमें भी भारत को नाकामी हो चुकी है, क्योंकि ये रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग हुई है उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि आप अपनी जो अजारादारी है या फिर रीजन के अंदर वो जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का वो जो एक मंत्र है, उसमें भी भारत नाकाम हुआ है खुल्लम खुल्ला। सारी दुनिया ने तस्लीम किया है, इवन के भारतीयों ने भी इस बात को तस्लीम किया है। अच्छा, नंबर एक। नंबर दो ये कि वो जो खित्ते के अंदर वो जो चाइना को आइसोलेट करना, चाइना को डिस्टेबलाइज करने वाला वो जो एक क्वाड वाला वो जो एक उनका जो इत्तेहाद बनाया था अमेरिका ने, अब वो इत्तेहाद बना के इंडिया को आगे करके, इंडिया और चाइना को लड़वा के अमेरिका खुद पीछे हो गया है। और ये है कि कभी वो टैरिफ लगा देता है, कभी वो इंडिया के ऊपर जनाब कभी पाबंदियाँ लगाता है कि आपने रूस से तेल नहीं खरीदना, आपने ईरान से तेल नहीं खरीदना। और उसके अलावा चाइना के साथ अमेरिका खुद अपने ताल्लुकात बेहतर करता है, लेकिन इंडिया के ऊपर वो जनाब कंडीशंस लगा देता है कि आपने चाइना के साथ ये वाले ताल्लुकात इस तरीके से चलाने हैं, इस तरीके से चलाने हैं। मतलब यह है कि जो उनकी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, वो जो मंडल थ्योरी ऑफ कोतलिया है, वो बिल्कुल ही कंप्रोमाइज्ड हो जाती है और इंडिया बिल्कुल महदूद हो जाता है अपनी चॉइसेस के चॉइसेस के मामलात को अगर सामने रखा जाए। और अब रीजन्स के अंदर और जो बड़ी तब्दीलियां आई हैं वो ये हैं कि रीजन में जो ईरान मशरिक़ वस्ता में ख़ुसूसन ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के बाद मशरिक़ वस्ता के जो मामलात हैं ख़ुसूसन गल्फ़ कंट्रीज़ के, अब वहाँ पे भी जो सिक्योरिटी का एक वैक्यूम पैदा होगा। जो ईरान ने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, स्वेट, यूएई है, सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है, या बाकी जो ममालिक हैं, कतर है ख़ुसूसन, यहाँ पे बहुत बड़ा एक वैक्यूम पैदा होने वाला है। पाकिस्तान फ्रंट फुट पे होगा, ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आ चुके हैं और अब इंडिया जो है ना बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन प्रॉपर वो फील कर रहा है। और रिसेंटली एक बयान सामने आया शशि थरूर का, वो बयान आप सामने रखें, आप खुद सुन लें किस तरीके से उन्होंने मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया है और खुल्लम खुल्ला उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है। और उसके अलावा ये जो वैक्यूम पैदा होगा उसमें पाकिस्तान फ्रंट फुट पे होगा। पाकिस्तान इंडिया के करीब होके या इंडिया पाकिस्तान के करीब हुए बगैर उस वैक्यूम के अंदर अपनी जगह नहीं बना सकता। और चाइना के मामले के ऊपर भी इंडिया के साथ जो अमेरिका ने धोखा किया है वो भी इंडिया को समझ आ चुकी है। उसके अलावा ये है कि जो ग्रेटर इसराइल वाला वो जो मामला था वो भी अब बिल्कुल उसके सामने भी वो एक बुलवाक, वो जो एक फसील है वो सामने आ चुकी है। ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के बाद ख़ुसूसन वो मामला भी खटाई में पड़ता जा रहा है। इंडिया और जो इसराइल के जो ताल्लुकात हैं ट्रेड बेस्ड होंगे, पॉलिटिकल एंड पे होंगे, लेकिन वो जो एक बड़े अज़ाइम हैं जो किसी के ख़िलाफ़ भी, ईरान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो कामयाब नहीं होने वाले। और ख़ुसूसन ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के दौरान जो असलहे की कलई जो खोल के रख दी गई है, मतलब ईरान जैसे मुल्क ने भी अमेरिकी असलहे को, उसके जो अब्राहम लिंकन है, उसके अलावा जेराल्ड आर्टफोर्ड है, उसके जो बहरी बेड़े हैं, उनको डायरेक्ट निशाना बनाया। और अमेरिका की जो वेपनरी है किस तरह उसका पोल खोल के रख दिया गया है। अब इंडिया को भी समझ आ चुकी है, ये तो ईरान ने उसका ये हशर नशर करके रख दिया है, कल को चाइना ने तो इनका भुरकस निकाल के रख देना है। इसी वजह से इंडिया ने कहा कि भाई अमेरिका से दूर हो जाओ थोड़ा सा और चाइना के करीब हो जाओ। आपके जो करीबी ममालिक हैं जिस तरह पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, और ये इनके साथ ताल्लुकात बेहतर करो। इसका मतलब यह है कि उसकी जो मंडल थ्योरी ऑफ कोतलिया है उसके ऊपर इंडिया जो है ना वो यू टर्न लेने जा रहा है कि उसको थोड़ा साइड पर रखें, उसके अंदर उसको रिवाइज किया जाए, उसको रीडिफाइन किया जाए उस पॉलिसी को। अच्छा, उसके अलावा यह है कि पाकिस्तान में
जो आजकल जो एक बड़ी खबर भी गर्दिश कर रही है वो ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी एक एमपी है शाजिया मरी साहब को एक उनकी जो उनका जो पार्टी इजलास था उसमें उनकी डांट डपट की है। बोले बेसिकली उन्हें रौनक का बेसिकली इजहार किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब जब 13 साल के थे उस वक्त शाजिया मरी साहबा ने सियासत ज्वाइन की थी। बिलावल भुट्टो साहब जब 18 साल के थे तब शाजिया मरी साहबा पहली मरतबा एमपीए बनी थी। और अब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं 37 साल के हैं और शाजिया मरी साहिबा 53 साल की हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वो डीजी भी रह चुकी हैं, उनकी गलबन उनकी चेयरपर्सन उनके रह चुके हैं। अब अंदाज़ा लगाएं जो मरूसी सियासत है, अब इसके ये जो शख्स आने हैं इस तरीके से मरूसी सियासत चलती है। मतलब यह है कि आप उन्हीं के जिनके हाथों में पले बड़े हैं, जिनके हाथों में आप बड़े हुए हैं, उन्हीं के जनाब आप चेयरमैन भी बन जाते हैं, उन्हीं को आप पीछे भी खड़ा होने पर मजबूर कर देते हैं। अब यही चलता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी यही चलता है। उन्हीं के जनाब पार्टी के अंदर से उसी ख़ानदान से सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे, अपोजिशन लीडर भी बनेंगे, हमजा शहबाज साहब इस तरीके से हैं। उसके अलावा यह है कि आप सदर भी वही बनेंगे और ये अब देखें कि पीपल्स पार्टी से भी यही है, सदर वहीं से बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर वहीं से बनते हैं। तो ये जो मरूसी सियासत है उसका शाखसाना फिर इसी सूरत में निकलता है। क्या शाजिया मरी में इतना शाजिया मरी साहबा में इतना इखलाकी जुर्रत है कि वो इस्तीफ़ा दे दें या बिलावल भुट्टो को वो जवाब दे दें? और बल्कि उन्होंने तो बड़े शाइस्ता अल्फाज में उन्होंने कहा कि वो जो सहाफ़ी एक सवाल कर रहे थे और उसी दौरान बिल्कुल उन्होंने करेक्शन की है। उन्होंने कहा कि सर इस तरह नहीं, वो बेसिकली किसी सूबाई वज़ीर के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह का उनने वो जिसको हम कहते हैं ना कि लुकमा देना, उस पर बिलावल भुट्टो साहब जनाब तैश में आकर उन्होंने कहा कि खामोश हो जाएं, मुझे पता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। इसी तरह की बेसिकली ये फ़िरौनियत और ये रौनक किस्म का उनका जो लब लहजा था इसको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और ये है कि जो मरूसी सियासत है एक मतलब फिर वो रेडार पे आ चुकी है। उसके अलावा एक मतलब फिर तनकीद के वो जो एक तश्तर हैं वो चलाए जा रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले जो इकरारुल हसन साहब थे उनका स्लोगन भी यही था कि ये मरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने भी इस पे तकरीबन 95% अमल किया है। वो तनहा अपनी पार्टी को चलाते हैं, उनके ख़ानदान का कोई भी फ़र्द उनकी पार्टी में नहीं है। खैर इसके ऊपर मज़ीद जो डेवलपमेंट सामने आएंगी वो आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।